हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपको एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई कर चुके होंगे, उसके बाद ही ये देख रहे होंगे। और मैं तो यही सोच रहा था कि आपको इनके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी चलो, जिन क्वेश्चंस के अंदर डाउट है आपको, सिर्फ वो वाले देख लो, क्लास की तरह मत देखना इसे। द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू। तो देखो, हो सकता है आपको लगे कि भाई ये तो मैंने प्रैक्टिस करवाया ही नहीं। तो भाई ये जो है बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है, वो भी एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीज़ तो आपको खुद करनी आनी चाहिए। यहाँ पर हमने करना क्या है, बस एक एलसीएम ही तो लेना है। देखो, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एक तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को कैसे जोड़ते हैं, 3/4 प्लस 5/3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे 12 लिख देंगे। 3×3 = 9 और 5×4 = 20, 29/12 ऐसे। तो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पर करना है, बेसिक कैलकुलेशन। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3x + 12, प्लस इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4x - 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 12 = 11। तो 12 को अगर मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा 132। ठीक है, देन 3x + 4x = 7x, और यहाँ पर 12 और -20 से आएगा जी -8। जो वहां पर जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, और वो हो जाएगा 140। देयर फॉर x = 20। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। देखो, क्लियर है। और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर ये देखने आए हो तो वो भी देख लो। तो जैसे कि ये, तो इसके अंदर भी अगर आपको अभी ये लगे कि भाई हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब ऐसे इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसके तरीके हैं निकालने के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा कमी आपको टाइम की रहेगी। तरीकों की तो हो सके ना भी रहे आपको, लेकिन टाइम की रहेगी। तो भाई यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन है, इनको ऑप्शंस के थ्रू करना सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक कर रहा हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैं 38 चेक कर रहा हूँ। तो 31 डिवाइडेड बाई 38 - 47, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -9। ठीक है, प्लस 47 डिवाइडेड बाई 38 - 31, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 7। यहाँ पर तो कोई ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो अब अगला वाला चेक करते हैं, 39 वाला। तो देखो, 39 - 47, तो ये कितना हो जाएगा, -8, प्लस 47 डिवाइडेड बाई 39 - 38, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे 8 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। इसको ऊपर आप -31 रख सकते हो, माइनस ऊपर रखो या नीचे कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 जो हो ऐसे ही आप रख सकते हो। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 47 - 31, वो क्या हो जाएगा, 16। 16/8 यानी कि 2। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार अब आप क्या करोगे, अब इसके बाद 78 को और चेक कर लो, क्योंकि 39 तो सब में है। देखो आगे, तो एक बार 78 को और चेक कर लो, 78 से भी ये सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पिछला किया है, उसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शंस को यूज करना ही बेस्ट रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू दोनों मैं 1 रख रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 0, 1 - 1 0। और जब भी डिनोमिनेटर में यानी कि हर के अंदर 0 आ जाता है, तो उस वक्त चीज हो जाती है नॉट डिफाइंड, जिसकी डेफिनेशन नहीं है, परिभाषा नहीं है। तो उस केस में हम पहले वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। और हालांकि इस चीज को देखकर आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते जहां पर ए और बी बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर हुए तो नीचे 0 आ जाएगा। तो ना ही हम ऑप्शन नंबर 2 ले सकते हैं। पहले ऑप्शन को चेक करके ही आपको पता लग जाना चाहिए। देन उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। देखो, तो देखो, 5 डिवाइडेड बाई 2 एकम 2 प्लस 2 4, प्लस 3 बाई a - b यानी कि -1। तो 5/4 -3, तो ये तो 2 के बराबर, ये तो 4 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर 5/4 -3, तो ये वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं होएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बच गया, आंसर इज ऑप्शन 4। ये सबको सेटिस्फाई कर देगा। ऊपर दोनों इक्वेशंस को आप पुट करके देख सकते हो। इफ 2x + 3y + 4z + 3 = 15, तो भाई यहाँ पर हमारे सामने क्या हो गया, x y z तीन वेरिएबल के अंदर तीन इक्वेशन आ गई। तो सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो उनसे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, x y और z में से किसी भी एक को गायब करेंगे। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। फिर उन दो में से फिर से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, और फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं
2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। इस 3 को मैंने इधर भेज दिया। x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू, इस 8 को मैंने उधर भेज दिया 3। 3x माइनस 7y माइनस z इज इक्वल टू, इस 4 को मैंने उधर भेज दिया तो दैट इज इक्वल टू 13। ये उधर जाके प्लस पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, तो देखते हैं भाई एक्स वाई जेड कौन से को ख़त्म करें। तो देखो एक्स वाला ख़त्म करना मेरे को बिल्कुल ईजी लग रहा है यहाँ पर, और आप जेड वाला भी ख़त्म कर सकते हो। एक्स वाले में तो फिर भी आपको माइनस करना पड़ेगा, जेड वाले में एक माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको मैं 3 गुना कर दूंगा, इसको मैं 3 गुना करके इसके अंदर अगर ऐड कर दूंगा, बार नाम रख लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं तीसरी इक्वेशन को 3 गुना करके फिर उसके बाद मैं उसको ऐड कर दूं दूसरी इक्वेशन में, तो देखो तो क्या होएगा, ये 3z और 3z इनको ऐड करने से खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये वाला काम करेंगे, और उसके बाद इसी तीसरी इक्वेशन को, ये जो तीसरी इक्वेशन है इसको अगर हम 4 गुना कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस का 4z है, यहाँ पर माइनस z है, इसको 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस 4z हो जाएगा, और इसको ऐड कर दें हम पहली वाली में तो हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगी 2 वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? फिर हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो चलो भाई, तो देखो यहाँ पर अब मैं माइंड में ही, मतलब ये चीज़ मैं वहाँ पर लिखने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही यहाँ पर मेंटली करने वाले हैं, तो ध्यान अवेयर रहो। तो देखो 3 3 9x, 9x प्लस x 10x, 3 7 21, माइनस 21 प्लस 5, तो 21 और 5 माइनस 16y, और ये z से तो z कटना ही है, सीधी सी बात है। 13 3 39, 39 और 3 42, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 42। और इसको एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 8 और 2 से 21। ठीक है, मैंने 2 से कैंसिल आउट कर दिया हर एक चीज़ को। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि इस इक्वेशन को, तीसरी वाली को, इसको 4 से गुना करेंगे और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये z से z कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो भाई 4 3 12, 12 और 2 14x, 4 7 28, माइनस 28 और 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 25y इस इक्वल टू 13 चौके 52, 52 और 12 वो हो जाएगा जी 64। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पर किसको कैंसिल आउट करें, तो भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि मैं x को खत्म कर लूँ। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाए। 14 5 70, 5 इंटू 14 70, तो ये x खत्म हो जाएगा। तो अब x की तरफ तो अब देखो भी मत, उसको ख़त्म करने के लिए ये सब काम किया है ना। तो x को तो मैंने अपने दिमाग में ऐसे हटा ही दिया, भागो भाई यहाँ से, तुम्हारे ऊपर कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर देख लेंगे ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ऊपर जो 14 दूनी 5 6 300, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज नीचे वाला कांस्टेंट बढ़ा रहा है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देखो 25 पंजे 125, तो यहाँ पर है माइनस 125y, माइनस 125y, और ऊपर है माइनस 112y, तो इसमें से मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस 13y। ठीक है, इसमें से मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा, मेरे ख्याल वो आपको इसलिए समझ में आएगा जब मैं ऊपर साइन बदल दूंगा। ये लो, ऊपर वाले के साइन बदल दिए, तो अब देखो माइनस का 13y। अब नीचे आ गया भाई 320 जब मैंने 5 से गुना किया, और ऊपर आ गया 280, 14 दूनी 280 और 28 294, तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई साहब 26। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर आप रख लोगे जो भी हमने बनाई थी उनके अंदर। ठीक है, और देन आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मैं ऊपर वाली में रख रहा हूँ। तो y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 16। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 16 आया, वो उधर गया तो उधर क्या बन जाएगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी जी 1। और अब x और y की वैल्यू को यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में रख दो, मैं नीचे वाली में रख देता हूँ। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू 1 है तो 3, और y की वैल्यू -2 तो +14, तो 14 और 3 17, 17 में से मैं क्या घटाऊँ कि 13 आए, तो 4 घटाना पड़ेगा, तो z की वैल्यू आ गई जी 4। और अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है x + y + z -34, तो भाई 4 और 1 5, 5 और -2 यहाँ पर आ गए 3, तो 3 -34 -31, यानी कि आंसर क्या है ऑप्शन सी। ठीक है भाई,
तो चलो, इफ 5a माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 2, तो ये फिर से तीन वेरिएबल में तीन इक्वेशन वाला आ गया। तो उसी वे से करेंगे जैसे मैंने लास्ट वाला इक्वेशन बताया है। तो एक बार इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। देखो, तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को खत्म करने वाला हूँ। तो मैं उसी चीज़ को देख रहा हूँ कि किस वेरिएबल को खत्म करूँ, और यहाँ पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं b को खत्म करूँ। यहाँ पर माइनस b है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को 2 से गुना करूंगा तो -2b हो जाएगा, और इसमें जोड़ूंगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं। आप किसी भी वेरिएबल को खत्म कर सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है b को, किसी को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर रहा हूँ, और मेरा टारगेट है कि b खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -2b, यहाँ पर +2b, और मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो b खत्म हो जाएगा। तो b के बारे में अब मैं सोचूंगा भी नहीं, इतना सोच लिया ना कि अब इसको खत्म करना है। अब क्या सोचेंगे, अब देखो भाई, अब मैं ऐड कर रहा हूँ। 5 दूनी 10a + 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 13a। देन b तो खत्म हो गया, 2 तिये 6c - 2, 6c - 4 दैट इज +2c। देन 2 दूनी 4 -22, तो ये क्या हो जाएगा जी, -18। क्लियर है? देन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक और इक्वेशन लाने वाले हैं ऐसे ही 2 वेरिएबल के अंदर, जिसके अंदर की b नहीं होगा। तो अब की बार मैं इसी -b वाली को यूज करूंगा, और इसको मैं इसके साथ ऐड करने वाला हूं। तो अब की बार मैं इसको 5 गुना करने वाला हूं। ठीक है, तो देखो, 5 5 25a + a, तो दैट इज 26a। देन आगे b तो खत्म कर ही दिया हमने, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किया है। 5 तिये 15c + 2 = 17c। 5 दूनी 10 + 6 = 16। चलो भाई, अब इसको देखते हैं। तो ऊपर वाले को मैं 2 गुना कर रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले को 2 गुना करने से क्या होएगा, a जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये हो गया 26a, ये हो गया 4c, और ये हो गया -36। अब मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले के साइन बदल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए ये लो, तो देखो, a से a कैंसिल आउट हो गया, 17 में से 4 गए, 13c = यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। देयरफॉर c = 4, और एक बार c की वैल्यू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, किसी भी एक चीज़ के अंदर c की वैल्यू रख देंगे और दूसरी चीज़ की वैल्यू आ जाएगी। तो 17 चौके 68, c की वैल्यू रखने से अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो उधर हो जाएगा भाई -52, मतलब 26a = -52। देयरफॉर a = -2। और एक बार हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो ऊपर जो इक्वेशंस हैं 3 वेरिएबल वाली, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज रख देते हैं। तो इसके अंदर रख रहा हूँ मैं। तो भाई a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू हमें पता नहीं, c की वैल्यू है 4, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर है 6। तो भाई 8 में से 2 घटाने पर 6 आ जाता है। यहाँ पर b की तो जरूरत है ही नहीं, यानी कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 0 है मेरे भाई। 8 - 2 = 6, b की तो जरूरत भी नहीं पड़ी, तो b की वैल्यू 0 है, 5b की वैल्यू। ठीक है, तो b = 0। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने पूछा है, तो b को तो भूल जाओ जो भी है। 4a + 7c, तो भाई 4a होएगा -8 + 7c, तो हाँ 7c, 7 चौके 28। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लस का 20, यानी कि ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर, तो इसके कितने सॉल्यूशन। देखो भाई, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताई थी, वो जो बातें हैं वो तो आपको कंसेप्ट लेक्चर से ही याद रखनी पड़ेंगी। इनकी जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये बार बार इक्वेशन के सॉल्यूशन देखने से याद नहीं होंगी, आपको एक बार समझकर लिखनी पड़ेंगी 4-5 बार। ठीक है, खुद सोचना पड़ेगा, और उसके बाद बार बार लिखो, फिर रटनी पड़ेंगी एक बार समझ के। ठीक है, और एग्जैक्टली इसको रटना नहीं बोल सकते, ये इससे अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप हो जाती है। जब आप ये चीज़ सोचते हो तो अपना दिमाग अपने आप काम करता रहता है, और आपको पता लग जाता है 4-5 बार अच्छे समझने के बाद। अब देखो, तो यहाँ पर क्या है, देखो 2/4, इन्हीं चीज़ों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 2/4, आगे है भाई 3/6, और आगे क्या है 5/12। तो देखो ये तो इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो जब भी ये कंडीशन थी, मतलब कि स्लोप इक्वल है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, यानी कि लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है, तो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1। ये जो लाइंस हैं इनके सॉल्यूशन नहीं है, तो k की क्या वैल्यू होगी। अगर इनके सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
तो देखो भाई, अगर पैरेलल है इंटरसेक्ट नहीं करती, उसका क्या मतलब है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू 7 बाई c2। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखो इसका मतलब 2/6 इज इक्वल टू माइनस के बाई -12, माइनस के बाई -12, साइन को भी उठा के ले आना साथ में, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 7/15। तो देखो ये 2/6 का क्या मतलब है, 2/6 का मतलब है 1/3। तो यहाँ पर माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर भी 1/3 होना चाहिए। तो के की जगह पर क्या होगा, के की जगह पर 4 होगा, क्योंकि 4/12 तभी तो 1/3 होएगा ना, 4×3=12। तो के की वैल्यू मेरे भाई है ऑप्शन सी। इफ द सेट ऑफ इक्वेशंस दीज टू हैज सॉल्यूशंस, मतलब कि इनका सॉल्यूशन है। एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि कितना सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। मतलब या तो ये वाला केस होगा कि तीनों का रेशियो बराबर होगा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, या फिर a1 बाई a2 विल नॉट बी इक्वल टू b1 बाई b2। तो एक बार देख लेते हैं कौन से वाला केस है। सॉल्यूशन है का मतलब ये होता है या तो ये केस होएगा या फिर ये वाला केस होएगा, ठीक है, तभी तो सॉल्यूशन होगा ना। एक केस में इनफाइनाइट है, एक केस में यूनिक है। अब देखो तो ये है भाई 2/6, ओके, आगे है 3/9, 3/9, तो ये साफ साफ दिख रहा है 1/3, 1/3 काटने पर। तो पहले वाला केस तो कतई नहीं है, क्योंकि पहले वाले केस में यहाँ पर नॉट इक्वल टू आना चाहिए, लेकिन इस केस में तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों 1/3 है। इसका मतलब यही वाला केस है, तो इसका मतलब लास्ट वाली चीज़ का जो रेशियो है वो भी बराबर होएगा, यानी कि 18/k ये भी बराबर है। तो सीधा सीधा दिख रहा है नीचे वाली जो चीज़ है वो 3 गुना है, तो 18 का 3 गुना यहाँ पर 54 होएगा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी। द लाइन्स हुज इक्वेशंस आर दीज इंटरसेक्ट ईच अदर हाउ मेनी टाइम्स, एक दूसरे को कितनी बार काटती हैं। तो देखो भाई देख लेते हैं, इनका रेशियो ही देखना है, 2/8, ओके, आगे है। और ये सारी चीज़ें है ना मेंटली देख सकते हैं, ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ, कोई और तरीका तो है नहीं, ठीक है, मेंटली देख सकते हैं। 5/20, तो यहाँ पर भी 1/4 है, 1/4 है, और आगे क्या है 7/28। तो देखो सारे बराबर हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, संपाती रेखाएं हैं, ठीक है, कितनी बार प्रतिच्छेदित करती हैं, संपाती, एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई लाइन्स हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ दीज इक्वेशंस विल बी कोइंसिडेंट, की संपाती होएगा। तो वो कब होता है, इससे पिछले इक्वेशन में ही मैंने बताया है, वो तब होता है जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, k/3 इज इक्वल टू 2 बाई यहाँ पर क्या है 1 इज इक्वल टू 2/1। तो देखो भाई सीधी बात है, ऊपर वाली जो चीज़ है वो डबल है, तो इससे ऊपर वाली चीज़ 6 होएगी, तो k की वैल्यू 6 होएगी यहाँ पर। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इनको तो आपने मेंटली करना चाहिए। मेरे को पता नहीं आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखने क्यों आए हो, इनके सॉल्यूशन नहीं देखने, बस मैंने तो देने हैं कि कहीं पर भी बच्चा फंस जाए तो उसको प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज ये आपने कर लेने चाहिए थे वैसे। द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द लाइन्स दीज एंड दीज आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है कि ये वाला केस होएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब स्लोप इक्वल है पर सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस है, ये वाला। तो देख लेते हैं भाई, तो ये पूछ रहे हैं कि a की द वैल्यू ऑफ a, कि a की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हो सकता है आपको डाउट आया हो, तो ध्यान से देखो। तो यहाँ पर x का कोफिशियंट है 1, यहाँ पर है a, यानी कि 1/a शुड बी इक्वल टू किसके, 3/12, एंड शुड नॉट बी इक्वल टू -8/-32। तो ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1/4 और 1/4, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो भाई a की कुछ भी वैल्यू रख दो, देखो ये इक्वल नहीं होना चाहिए था, a की आप कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर एक कंडीशन वोलेट हो चुकी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ a, इन इक्वेशंस को हम नहीं बना सकते पैरेलल, समानांतर रेखाएं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, देखो अगर आपने a की ऐसी वैल्यू दे दी कि भाई वो 1/4 हो गया, तो ये सारे इक्वल हो गए। अगर 1/4 हो गया तो सारे इक्वल हो गए, तो उस केस में तो वैसे भी कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने a की ऐसी वैल्यू दे दी कि 1/4 ना हो,
ये 1/4 ना हो, 1/5 दे दिया, तो पहले वाले दो ही इक्वल नहीं हुए। और जब पहले वाले दो इक्वल नहीं होते, जब ये वाले दो इक्वल नहीं होते, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। तो किसी भी केस में अब हम इसको पैरेलल नहीं बना सकते। पैरेलल के केस में क्या होना चाहिए था, पैरेलल के केस में यहाँ पर नॉट इक्वल टू होना चाहिए था, लेकिन ये तो भाई साहब इक्वल है, ठीक है, तो हम नहीं बना सकते। देन अब इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसेप्ट लेक्चर 2 में मैं मिलता हूँ। लेकिन अगर आपने इसके भाई सॉल्यूशंस देखे हैं, जो कि आप देख ही रहे हो, तो एक बार मैं आपको चाहूँगा कि अच्छे से लिख लो उन पॉइंट्स को कंसेप्ट लेक्चर 1 से, और उसके बाद कंसेप्ट लेक्चर 2 देखना, ठीक है, थोड़ा सा रिविजन मार लो।